नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिर सुमन। दरअसल सवाल अब ये है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, जीडीपी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस कोरोना की आड़ में सरकार की ऐसी नीतियां जो फेल हो गई उसे दबाया तो नहीं जा रहा है। कोरोना का चेहरा दिखाकर सरकार अपनी नीतियों से पल्ला तो नहीं झाड़ रही है। इन तमाम चीजों को समझना होगा और यह भी समझना होगा कि जीडीपी आखिर है क्या चीज और कैसे देश की दशा और दिशा इससे तय होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पेशकश की। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, इसमें गिरावट यानी कि देश के विकास की रफ्तार में कमी। इसमें अगर तेजी तो देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जरा हिंदुस्तान की जीडीपी से आपको रूबरू कराते हैं और बताते हैं आपको कि हिंदुस्तान की मौजूदा जीडीपी है क्या और इसमें गिरावट की वजह क्या है और पिछले कुछ सालों में किस तरीके से हिंदुस्तान की जीडीपी में एक उतार और चढ़ाव देखने को मिला। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी मुल्क के विकास की स्थिति को समझना हो तो जीडीपी को समझिए, क्योंकि यही बताता है कि देश के विकास की रफ्तार कैसी है और कैसी रहने वाली है। दरअसल पिछले कई सालों के मुकाबले देश में मंदी का दौर बड़ी तेजी से बढ़ा है। देश की अर्थव्यवस्था ऐसी लुढ़की है कि संभलने का नाम नहीं ले रही। बात यूपीए के कार्यकाल की करें तो साल 2010 और 11 के तहत जो जीडीपी 10.3% के पीक पर रही थी और 2011-12 में देश की अर्थव्यवस्था गिरने लगी, जिसे संभाल पाना यूपीए सरकार के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। और यही सिलसिला 2012-13 में भी जारी रहा और देश की जीडीपी करीब 5% के आसपास रही। वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार धड़ाम होती अर्थव्यवस्था और आसमान छूती महंगाई ने देश का सत्ता सीन ही बदल दिया। और 2014 के चुनाव में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया कि अब देश के आर्थिक हालात बदलेंगे, अच्छे दिन आएंगे। और जिसके बाद एनडीए राज के शुरुआती साल 2014-15 और 15-16 में देश की जीडीपी कुछ हद तक संभली भी और 7% से बढ़कर 8% तक रही। लेकिन नवंबर 2016 में नोटबंदी लागू होने का असर देश के आर्थिक हालातों पर दिखने लगा और देश की जीडीपी गिरने लगी, जिसके बाद बची कुची कसर 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद पूरी हो गई और 2017-18 में देश की जीडीपी 6% के आसपास आ गई। उसके बाद साल 2018 की पहली तिमाही यानी कि मार्च में यह आंकड़ा 8% तक रहा, लेकिन 2018 की दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही में लगातार जीडीपी टूटती रही और साल 2019 की आखिरी तिमाही में ये 4% तक लुढ़क गई। वहीं बात करें साल 2020 की तो इस साल की पहली तिमाही में यानी कि मार्च में हालात बद से बदतर हो गए, क्योंकि देश में दस्तक दे चुका था कोरोना और इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए देश में लगा दिया गया था संपूर्ण लॉकडाउन, जिसने अर्थव्यवस्था की ऐसी कमर तोड़ी कि देश की झुकी हुई जीडीपी को सीधे खड़े होने में अब कई साल लगने की उम्मीद है, क्योंकि कोविड-19 महामारी, सख्त लॉकडाउन और मांग टूटने से देश भर में छोटे बड़े करोड़ों कारोबार तबाह हो गए। सबसे बुरा हाल तो सेवा क्षेत्र, खासकर खुदरा व्यापार, होटल, रेस्तरां समेत ट्रैवल इंडस्ट्री का है। इसी कड़ी में कई इंडस्ट्री अपना वजूद बचाने के लिए जूझ रही है। वहीं बात करें देश में नौकरियों की तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के मुताबिक लॉकडाउन शुरू होने के बाद से करीब 1 करोड़ 90 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है, जिसका नतीजा रहा कि मांग टूटी और कमजोर मांग से निवेश भी गिर गया। कारोबारी बैंक से कम कर्ज उठाने लगे। वहीं एक अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में बैंकों के हालात और खस्ता हो सकते हैं, क्योंकि महामारी के चलते कारोबारी तबाही की वजह से कर्ज की किस्तें ना चुका पाने की आशंका भी बढ़ रही है। बहरहाल जानकारों की माने तो देश की अर्थव्यवस्था 2020 की दूसरी तिमाही में 13% से 23% तक सिकुड़ गई है और आने वाले समय में ये हालात और बुरे हो सकते हैं। बात करें कड़वी हकीकत की तो देश साल 1979 से 1980 के बाद पहली दफा इतनी बड़ी मंदी की गिरफ्त में है, जिसे जल्द संभाला नहीं गया तो आने वाले दिनों में देश के आर्थिक हालात कई विकासशील देशों से भी पीछे चला जाएगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। जीडीपी का खेल बहुत ही दिलचस्प है और जीडीपी के जरिए किसी भी मुल्क की आर्थिक स्थिति, विकास की रफ्तार
और देश की आगे बढ़ने की रफ्तार के साथ साथ दशा को भी हम समझ सकते हैं बेहद आसानी से। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जीडीपी को समझा जाए कि जीडीपी है क्या, जीडीपी किस तरीके से तय होती है, जीडीपी को कैसे समझ सकते हैं। सरल शब्दों में आपके सामने हम जीडीपी की एक व्याख्या कर रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं। समझिए जरा जीडीपी क्या है। बीते कुछ साल से देश की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में बनी हुई है, लेकिन पिछली तिमाही के ये आंकड़े बीते कुछ दशकों के सबसे बुरे आंकड़े साबित होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस साल मार्च से जून के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। खाने पीने और जरूरी चीजों की सप्लाई को छोड़कर बाकी सभी आर्थिक गतिविधियां इस दौरान ठप रहीं। ऐसे में देश के जीडीपी के आगे आने वाले आंकड़े भी निराश कर सकते हैं। वहीं देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जीडीपी के आंकड़ों को भी समझना होगा। क्या है जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। एक साल में सभी सामान और सेवाओं की कुल वैल्यू, किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का जरिया। हर तिमाही में जीडीपी की गणना होती है। जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे यह पता चलता है कि किन सेक्टर्स की वजह से इसमें तेजी या गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने पिछले एक साल के मुकाबले पर्याप्त सामान का उत्पादन नहीं किया और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही। भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि सीएसओ साल में 4 दफा जीडीपी का आकलन करता है, यानी हर तिमाही में जीडीपी का आकलन किया जाता है। हर साल ये सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी करता है और माना जाता है कि भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देश के लिए साल दर साल अधिक जीडीपी ग्रोथ हासिल करना जरूरी है ताकि देश की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। जीडीपी से एक तय अवधि में देश के आर्थिक विकास और ग्रोथ का पता चलता है। जीडीपी के डेटा 8 सेक्टर्स से इकट्ठा किए जाते हैं। इनमें कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, माइनिंग, होटल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ट्रेड कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज और कम्युनिटी, सोशल और सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं। वहीं आम जनता के लिए जीडीपी बेहद जरूरी है क्योंकि ये सरकार और लोगों के लिए फैसले करने का एक अहम फैक्टर साबित होता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि देश आर्थिक गतिविधियों के तौर पर बेहतर काम कर रहा है और सरकारी नीतियां जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित हो रही हैं और देश सही दिशा में जा रहा है। अगर जीडीपी रेंग रही है या नेगेटिव दायरे में जा रही है तो इसका मतलब ये है कि सरकार को अपनी नीतियों पर काम करने की जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद की जा सके। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस ने जैसे दस्तक दी, हिंदुस्तान ने संपूर्ण लॉकडाउन किया, उसकी वजह से काफी गिरावट देखने को मिली। अर्थव्यवस्था में जीडीपी की रफ्तार भी कम हुई और ये कहा गया कि हिंदुस्तान आगे आने वाले काफी समय तक इस कोविड-19 के दंश को झेलता रहेगा। ऐसे में सरकार की तरफ से एक राहत पैकेज की घोषणा की गई। आइए आपको बताते हैं इस राहत पैकेज को किस तरीके से कहां-कहां यूटिलाइज किया गया, कहां-कहां इस्तेमाल किया गया और किस तरीके से इसका फायदा मिल सकता है। कोविड-19 की दस्तक और लॉकडाउन के असर ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह धराशायी कर दिया, जिसे संभालने और आम लोगों की मदद के लिए मई 2020 में 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई। यानी केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए देश के एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की 10% रकम जारी की। इस दौरान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में समाज के हर तबके का सहयोग मांगा। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और उपभोक्ता मांग आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ बताए। आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम,
एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं पर तुरंत अमल करना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार के इस अभियान के तहत किए जाने वाले कामों की निगरानी और नियमित समीक्षा भी शुरू कर दी गई। अब तक नाबार्ड के जरिए कृषि कार्यों के लिए किसानों को 30,000 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छोटी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए नाबार्ड को 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं। नाबार्ड इसे जल्द से जल्द लागू करने के लिए दिशा निर्देश को अंतिम रूप दे रहा है। इसके अलावा नाबार्ड ने 2 एजेंसियों और बैंकों के साथ मिलकर ABFC और MFI को लोन देने के लिए स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी स्कीम शुरू कर दी है। इससे इस सेक्टर की छोटी कंपनियों को बड़ा फायदा मिला है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए ये योजना बेहतरीन साबित होगी। वहीं वित्त मंत्रालय के मुताबिक MBFC, MFI और HFC के लिए शुरू की गई 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम काफी अच्छी चल रही है। 11 सितंबर तक 10,590 करोड़ रुपए के 37 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं 6 आवेदन अभी विचाराधीन हैं, जो करीब 783.5 करोड़ रुपए के हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पब्लिक सेक्टर बैंक और टॉप 23 निजी बैंकों ने भी कुछ आंकड़े दिए हैं। इन बैंकों के मुताबिक 10 सितंबर तक 4 लाख से ज्यादा लोगों को 1,63,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन देने की मंजूरी दी गई है। वहीं 1,18,000 करोड़ रुपए 25 लाख से ज्यादा लोगों को लोन दे दिया गया है। वहीं आम करदाताओं को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 1 अगस्त से 8 सितंबर 2020 के बीच करीब 27 लाख टैक्स पेयर्स को 1 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिफंड किया है। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड के तौर पर 70,540 करोड़ रुपए 1,71,000 मामलों में जारी किया गया है। जहां एक और देश की गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र की मोदी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, वहीं GDP के आंकड़ों ने सरकार के माथे पर शिकन पैदा कर दी है। ऐसे में कुछ जानकार मानते हैं कि देश के आर्थिक हालात पहले के मुकाबले बेहतर होंगे, तो कुछ का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लौटने के लिए लंबा समय लगेगा। खैर, 100 मुंह 100 बातें, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा देश को किस दिशा में लेकर जाएगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। सरकार ये कहती है कि कोरोना की वजह से और संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से आर्थिक जो एक रफ्तार हिंदुस्तान की थी उसमें एक बहुत ही पावरफुल ब्रेक लग गया। लेकिन वाकई क्या हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को कोरोना खा गया? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। देश की सुस्त अर्थव्यवस्था और गिरती GDP की वजह बेशक कोविड-19 हो, लेकिन NDA राज में कई ऐसे दौर आए जब भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। फिर चाहे नोटबंदी का दौर हो या फिर GST लागू करने का वक्त, वहीं इन सब पर भारी पड़ा कोरोना वायरस, जो इन दिनों मंदी का वायरस बन चुका है। और ये वायरस जिस तरह से रोगी के शरीर में पहुंचकर उसे बेजान करता चला जाता है, ठीक उसी तरह कोविड-19 ने देश की अर्थव्यवस्था को लगभग खोखला कर दिया है। ऐसे में एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत के आर्थिक हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत सबसे ज्यादा कर्जदार देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। महामारी कोविड-19 की वजह से कारोबार का बंद हो जाना, करोड़ों नौकरियों का चले जाना और तनख्वाह में कटौती करने के चलते देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर चुकी है। ऐसे में तमाम उद्योगों की फर्मों को इस तूफान में टिके रहने के लिए सरकारी मदद की जरूरत है, जो वैसे ही कर्ज की गारंटियों की शक्ल में हो सकती है जो छोटे उद्योगों की फर्म को दी गई है। लगातार जाती नौकरियों को रोकना इस वक्त बेहद जरूरी है, क्योंकि
इससे खर्च में और भी ज्यादा गिरावट का सिलसिला शुरू होगा, जिससे फिर और नौकरियां जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में मोटे तौर पर बैंकों में नकदी बढ़ाने पर जोर दे चुकी है, जिससे छोटी फर्मों, जरूरतमंद लोगों और किसानों को राहत मिल सके, जिसका सीधे तौर पर कोई बड़ा फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों के पास कैश नहीं है और सरकार ने राहत पैकेज कर्ज के रूप में जारी किया है। वहीं सरकार के सामने कड़ी चुनौती है कि गिरती जीडीपी और बढ़ती मांग को कंट्रोल किया जाए, जो होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में कोरोना काल खत्म होना ही एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन कोरोना वायरस का खत्म होना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से रोजाना कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं वो चिंता का विषय है। वहीं अगर बात करें कोरोना वैक्सीन की, तो वैक्सीन बनने में सफलता फिलहाल 3 से 4 महीने में मिलने की उम्मीद है, और ऐसे में ये कहना भी नामुमकिन है कि वैक्सीन बनते ही उसे तुरंत जनता तक पहुंचाया जा सके। इस प्रोसेस में भी समय लगेगा, इसलिए सरकार को नए रास्ते ढूंढने होंगे, जिससे लुढ़कती अर्थव्यवस्था को थाम लिया जा सके। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अभी तक हमने आपको ये बताया कि इस जीडीपी की स्थिति कैसी है, जीडीपी को समझाया भी हमने कि जीडीपी में किस तरीके से पेंच है और किस तरीके से जीडीपी का गिरना किसी भी देश के लिए अच्छी एक स्थिति नहीं होती। लेकिन जीडीपी में सुधार किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से कोई भी मुल्क किन किन चीजों में सुधार करके अपनी जीडीपी को और आगे बढ़ा सकता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, देश की धड़ाम हुई अर्थव्यवस्था को फिर से उठाने के लिए केंद्र सरकार को कई दूसरे रास्ते ढूंढने होंगे, जिससे देश में बढ़ती महंगाई और गिरती जीडीपी को कंट्रोल किया जा सके। ऐसे में आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक केंद्र सरकार को खजाना खोल देना चाहिए और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य मौजूदा जीडीपी के 3% से बढ़ाकर 4% कर देना चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए कर्ज जीडीपी लक्ष्य मौजूदा 20% से बढ़ाकर 30% किया जाना चाहिए। वहीं गरीब परिवारों को आमदनी और कमजोर कारोबारी इकाइयों को वित्तीय मदद मुहैया कराई जानी चाहिए। ऐसे में अगर बड़ी कंपनियों को कम दर में कर्ज मिलेगा तो वो छोटे आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने में सक्षम होंगे। वहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए कि देश में उत्पादों और सेवाओं की मांग बढ़ाई जाए। ऐसे में मांग बढ़ने से बंद पड़े कारोबार को दोबारा शुरू करने में मदद मिलेगी। वहीं आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो लोगों की आमदनी बढ़ाने के उपाय किए जाएं। मनरेगा जैसी योजनाओं में इजाफा किया जाए और केंद्र से राज्यों की देय राशि मुहैया कराने में तेजी की जाए। वहीं ऊंची ब्याज दरों को घटाने के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया जाए, जिससे लोग कम ब्याज पर ज्यादा लोन ले पाएंगे। भारतीय उत्पादकों को फिलहाल कर्ज पर 12% ब्याज देना पड़ता है, जो सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। ऐसे में सरकार को एमएसएमई और वेतनभोगी कर्मचारियों पर फोकस करने की जरूरत है। शहरी मनरेगा जैसी योजना लाई जाए, जिसके तहत छोटी इकाइयों के मजदूरों को सरकार से हर रोज 200 रुपए मिले। जिनकी नौकरियां चली गईं और जिन्हें नौकरियों के जाने का खतरा है, उन्हें सरकार की ओर से मदद की जाए। मसलन कनाडा में 3% से ज्यादा आमदनी घटने वाली कंपनियों को सरकार वेतन देने के लिए सब्सिडी दे रही है। वहीं पेचीदा कानूनों को सरल बनाकर बड़े औद्योगिक क्षेत्र में एफडीआई को आकर्षित किया जाए। सरकार के पास ऐसे और भी कई रास्ते होंगे, लेकिन मसला है उसे लागू करने का और आम लोगों को उसका फायदा पहुंचाने का। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।